अब हम ये देखेंगे कि राजकोषीय नीति के जो मुख्य उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट या टूल हम कहेंगे, अब उनको देखते हैं। ये वे हथियार हैं जिनसे सरकार अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, जैसे खर्च बढ़ा देगी या घटा देगी, टैक्स कम या ज़्यादा कर देगी, या उधार लेकर के। तो 3 तरीके की है। सबसे पहले है सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण और तेज असर वाला उपकरण है। सरकार जब ज़्यादा खर्चा करती है, अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा बढ़ती है, मांग बढ़ती है, उत्पादन, रोजगार और विकास तेज होता है। और जब खर्च कम करती है तो मांग कम होती है, महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। प्रकार क्या होता है? सबसे पहले होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है? रोज़मर्रा का खर्च, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, जैसे खाद पर सब्सिडी, एलपीजी, उज्ज्वला, फिर ब्याज का भुगतान, रक्षा खर्च का हिस्सा, ये सब राजस्व व्यय का हिस्सा है। फिर है एक होता है पूंजीगत व्यय, लंबे समय के लिए एसेट बनाना, यानी कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जो आपको विकास में मदद करेगी, जैसे हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट चलते हैं उस पे होने वाला खर्च पूंजीगत व्यय कहलाता है। यह विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। एक उदाहरण देखिए, कोविड-19 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ? रोजगार पैदा हुए। अब महंगाई ज़्यादा होने पर सरकार सब्सिडी काटकर या गैर जरूरी खर्च कम करके कंट्रोल करती है। अब दूसरा टूल आते हैं। दूसरा टूल क्या है? दूसरा टूल है टैक्सेशन पॉलिसी, यानी सरकार टैक्स की दरें बदलकर लोगों और कंपनियों के पास बचे हुए पैसों को प्रभावित करती है। जब सरकार टैक्स कम करती है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचता है, लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, निवेश करते हैं, अर्थव्यवस्था तेज होती है। और जब सरकार ज़्यादा टैक्स बढ़ा देती है तो पैसा कम हो जाता है, खर्च कम होता है और महंगाई कंट्रोल में आती है। अब टैक्स 2 प्रकार के हैं। डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये अमीरों पे ज़्यादा लगता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स इसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ये सब पर लगता है, ये रिग्रेसिव टैक्स है। उदाहरण देखिए, 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% किया गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कंपनियों के पास ज़्यादा पैसा बचा है तो वो ज़्यादा निवेश करेंगी। जीएसटी रेट कुछ सामानों पर कम किया गया, जैसे मोबाइल, फर्नीचर, तो इसके क्या हुआ? खरीदारी बढ़ी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है, जैसे पेट्रोल, डीजल पर लोग कम इस्तेमाल करें। प्रभाव क्या होता है? जब टैक्स में छूट या राहत दी जाती है तो एक्सपेंशनरी यानी विस्तारवादी राजकोषीय नीति इसे माना जाता है, और जब टैक्स बढ़ाती है तो इसे कॉन्ट्रैक्शनरी, संकोची या संकुचनवादी नीति माना जाता है। तीसरा टूल है, तीसरा उपकरण है सार्वजनिक ऋण या उधारी। सरकार का खर्च जब इनकम से ज़्यादा होता है तो एक घाटा बनता है, डेफिसिट बनता है। इसे भरने के लिए सरकार उधार लेती है। यह डेफिसिट फाइनेंसिंग का मुख्य तरीका है। प्रकार क्या होता है? आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट, देश के अंदर से, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, आरबीआई से उधार, इनसे जो है आंतरिक ऋण ले सकती है सरकार। बाहरी ऋण, विदेश से, विश्व बैंक, आईएमएफ, विदेशी बॉन्ड जैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, इनसे बाहरी ऋण सरकार लेती है। फिर एक होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, आरबीआई से सीधे पैसा छाप करके घाटे को पूरा करना, लेकिन अब ये कम होता है। जैसे उदाहरण देखिए, फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 4.3%, मतलब सरकार इतना उधार लेगी जीडीपी का
अगर जैसे फिजिकल डेफिसिट है जीडीपी का 4.3%, तो इसका मतलब है कि सरकार इतना पैसा जीडीपी का उधार लेगी। कोविड में फिजिकल डेफिसिट 9.2% तक चला गया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा उधार लिया गया था। ज़्यादा उधार का मतलब क्या होता है? तो ज़्यादा उधार का मतलब होता है कि आपको ब्याज भुगतान बढ़ता है, यानी भविष्य में खर्चा कम करना पड़ेगा आपको। अब हम देख लेते हैं जो नीति होती है राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी यानी विस्तारवादी और संकुचनवादी में क्या अंतर होता है। जैसे सार्वजनिक व्यय जो एक्सपेंशनरी में क्या होगा, सरकार खर्च बढ़ाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, सरकार खर्च घटाएगी। इसका असर क्या होता है, डिमांड पर सीधा और तेज असर होता है। फिर होता है, देखिए टैक्सेशन का क्या होता है। जब सरकार टैक्स की दरें घटाएगी तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, तो विस्तार होगा, एक्सपेंशनरी राजकोषीय नीति होगा, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। जब टैक्स दर सरकार बढ़ाएगी तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, तो इसे कॉन्ट्रैक्शनरी नीति राजकोषीय नीति कहा जाएगा। क्या होता है, इससे लोगों की खरीदने की क्षमता प्रभावित होगी। सार्वजनिक ऋण, ज़्यादा उधार लेना, जब सरकार ज़्यादा उधार लेगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे विस्तारवादी राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी नीति इसे कहा जाएगा। जब सरकार उधार कम करेगी तो इसे कॉन्ट्रैक्शनरी नीति यानी संकुचनवादी नीति कहा जाएगा। घाटे प्रभाव क्या पड़ेगा, घाटे को भरने में मदद होता है, लेकिन ब्याज का बोझ बढ़ता है। एफआरबीएम एक्ट के तहत जो डेफिसिट है उसको 4.3% पे रखने का टारगेट किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सप्लीमेंट्री टूल होते हैं, छोटे मोटे उपकरण होते हैं, जैसे सरकार सब्सिडी घटाती बढ़ाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करेगी या विनिवेश करेगी, बजट का सरप्लस या डेफिसिट मैनेजमेंट। एफआरबीएम एक्ट 2003 जो कि अब अपडेट हो गया है, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने का ये कानून है। अब क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो पर फोकस ज़्यादा है। 26-27 में फिजिकल डेफिसिट 4.3% रखने का टारगेट है। ये तीनों उपकरण मिलकर राजकोषीय नीति बनाते हैं। याद ये रखना है कि व्यय सबसे पावरफुल, टैक्स सबसे लचीला और ऋण सबसे आखिरी विकल्प होता है। अगर किसी एक उपकरण पर और देखा जाए तो ऐसा समझिए कि जो पूंजीगत व्यय है और पूंजीगत व्यय क्या होता है, जो भारत की राजकोषीय नीति में सरकार का कुल खर्च दो हिस्सों में बटा होता है। जैसे एक होता है पूंजीगत, एक होता है राजस्व व्यय। अब पूंजीगत व्यय क्या है, लंबे समय के लिए संपत्ति बनाने वाला खर्च जिसे कैपेक्स कहा जाता है वो होता है। दूसरा है राजस्व व्यय, रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं, रख रखाव का खर्चा होता है, उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। दोनों अलग अलग हैं, इनका असर अर्थव्यवस्था पर अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीगत व्यय। सरकार द्वारा ऐसी संपत्ति बनाने या सुधारने पर जो खर्च होता है जो भविष्य में कई सालों तक लाभ देगी, उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। रोज़मर्रा के खर्च जो उसी साल में खत्म हो जाते हैं, कोई अस्थायी संपत्ति नहीं बनती है, उसे बोलते हैं राजस्व व्यय। फिर देखिए पूंजीगत व्यय की प्रकृति जो होती है वो लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म की उत्पादक, प्रोडक्टिव होती है। राजस्व व्यय की अवधि जो है वो शॉर्ट टर्म, उपभोगात्मक, कंजप्टिव होती है।
उद्देश्य क्या होता है? पूंजीगत व्यय का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, उत्पादकता बढ़ाना, नौकरियां पैदा करना, यानी कि ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट पैदा करती है। जैसे नए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट बनाना, स्कूल, हॉस्पिटल, मशीन, उपकरण खरीदना, रक्षा में नए जहाज, विमान खरीदना। राजस्व व्यय में क्या होता है? वर्तमान ज़रूरतें पूरी करना, जैसे सैलरी, सब्सिडी, ब्याज भुगतान। उदाहरण में जैसे कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, एलपीजी, उज्ज्वला। ब्याज भुगतान में जैसे ब्याज भुगतान, मनरेगा मजदूरी, राशन वितरण, ये इसके उदाहरण हैं। अब बजट में जैसे देखते हैं तो बजट में जो पूंजीगत व्यय है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रहता है, और रेवेन्यू राजस्व व्यय जो होता है वो पहले इसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? जैसे पूंजीगत व्यय में होता है, जैसे 1 रुपया अगर खर्च किया जा रहा है तो वह 1 रुपया जाके 2 रुपया या 3 रुपया का विकास करेगा, यानी कि निवेश आकर्षित करेगा, उतना रुपये कमा के देगा आपको। और जो राजस्व व्यय में होता है वो उसमें कम होता है, ज़्यादातर खर्च में चला जाता है, उपभोग में चला जाता है चीज़ें। अर्थव्यवस्था पर असर क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जो हमारा पूंजीगत व्यय है, कैपेक्स है, वो विकास तेज करता है, रोजगार बढ़ाता है, लंबे समय में जीडीपी भी बढ़ाता है। राजस्व व्यय क्या है? जो रेवेक्स है, रेवेक्स क्या करता है? महंगाई कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन ज़्यादा होने पर डेफिसिट भी बढ़ाता है। एफआरबीएम नीति में फोकस क्या है? विकास के लिए सरकार पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स बढ़ाने पर जोर देती है। एफआरबीएम एक्ट में रेवेक्स यानी राजस्व व्यय को कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है। इसके लिए सब्सिडी रेशनलाइजेशन का तरीका अपनाया जाता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में नया कोई सामान आया है या आप कोई ख़रीदते हैं, तो आप ये सोच के ख़रीदते हैं कि ये कई साल चलेगा, बिजली बचाएगा, जीवन बेहतर होगा, एक लंबे समय का लाभ होगा। ये आपका पूंजीगत व्यय हो गया। राजस्व व्यय क्या हो गया? जैसे बिजली बिल, किराया, कमरे का, सैलरी देना, ये सब हर महीने लगता है, लेकिन कुछ भी अस्थाई नहीं है। मतलब कोई ऐसा एसेट नहीं बन रहा है जिससे कि आपको कोई चीज़ कमा के आएगी या कोई पैसा बनेगा। यानी खर्च ज़्यादा हो रहा है लेकिन लाभ तुरंत हो रहा है, लेकिन बार बार ये हो रहा है। सरकार भी यही करती है, यानी कि जो पूंजीगत खर्च है वो भविष्य का बनाती है, यानी लंबे अवधि का होता है। और जो राजस्व व्यय है वो रोज़ का खाना है, यानी उसको हर साल खर्चा करना है। अब इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा पूंजीगत व्यय है अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? उससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, प्राइवेट निवेश आकर्षित होगा, जिसे हम बोलते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। और अगर हमारा राजस्व व्यय ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा? इससे घाटा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उधार लेकर खर्चा करने जैसा होगा, इससे कोई नया एसेट नहीं बन रहा है। अब जो जैसे कुछ आप एक उदाहरण देख लीजिए कि जैसे बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ से ज़्यादा रखा गया है, यानी रिकॉर्ड स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। और जो राजस्व व्यय है उसका एक बड़ा हिस्सा जिसमें ब्याज, सब्सिडी, सैलरी, ये सब शामिल है। अब जैसे कैपेक्स का जो होता है यानी पूंजीगत व्यय का मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होता है, जैसे 2 से 2.5 गुना तक होता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय है उससे बेहतर जो है वो कैपेक्स होता है, यानी पूंजीगत व्यय होता है। एफआरबीएम एक्ट के तहत सरकार पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देती है और राजस्व व्यय को
कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है। इसको इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम करना कहते हैं। बजट में कैपेक्स बढ़ाना का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का संकेत मंदी में। पूंजीगत राजस्व व्यय में इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा हिस्सा होता है कुल व्यय का। तो पूंजीगत व्यय विकास का इंजन है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जॉब क्रिएट करेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। और राजस्व व्यय जो है वर्तमान ज़रूरतों का ध्यान रखती है, वेलफेयर, सब्सिडी, सैलरी, पेंशन, इन सब का ध्यान रखती है। पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत बने। भारत के बजट में यही कोशिश हो रही है।